हमारे जो पोजीशन है कॉन्टिनेंट्स की वो हमारे पास्ट में भी सेम थी। सेकेंड क्वेश्चन आएगा कि अगर सेम नहीं थी तो कहां, कैसे और क्यों, when, how and why these continents gets their present position। उन्होंने अपनी प्रेजेंट पोजीशन कैसे ली। अगर हम एक चीज को ये कह रहे हैं कि ये चीज ऐसे नहीं थी जैसा आज हम देख रहे हैं, तो ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यही आएगा ना, अगर ऐसी नहीं थी तो कैसी थी, और फिर आज की सिचुएशन में ये कैसे पहुंची। ठीक है, तो इन चीज का ही, इन दो क्वेश्चंस का ही आंसर हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिनेंट एंड ओशंस का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं वो हमारे जियोलॉजिकल पास्ट में कुछ डिफरेंट था, लेकिन हमारा जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कैसे आया। तो सबसे पहले कि ये जो आइडिया है वो आया कैसे दिमाग में। ये जो आइडिया है वो सबसे पहले एक अब्राहम ऑर्टेलियस, एक डच मैप मेकर थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड का एक मैप बना रहे थे, और सडनली उन्होंने कुछ जो है उसमें मैचिंग देखी कि मैप को अगर आप एक पिक्चर मैप की, वर्ल्ड के मैप की आप अपने माइंड में लेके आओ, अगर आप देखोगे तो जो हमारा अटलांटिक कोस्ट है, अटलांटिक कोस्ट के दोनों साइड्स जो हैं अगर हम उनको आपस में मिलाएं तो वो इजीली मैच हो जाते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही एक मैप जो है वो वर्ल्ड का प्रिपेयर किया इन 1596 में। तो ये जो है सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो कौन लेके आया, अब्राहम ऑर्टेलियस इन 1596 की हमारा जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं अगर हम उनको आपस में मिला दें तो वो बहुत इजीली फिट हो जाते हैं, और ऐसा ही उन्होंने एक मैप जो है इसका प्रिपेयर किया। लेकिन इस कंसेप्ट को जो फाइनली आगे जो है उसे पुट फॉरवर्ड किया वो किया अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड Wegener, he gives his theory in 1912, and this theory is known as the continental drift theory. So today we will learn about the continental drift theory. कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो अपने स्पेस से ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए, दे मूव्ड अपार्ट। तो यहाँ पर हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। अब अल्फ्रेड वेगनर ने क्या सजेस्ट किया, यहाँ आप दो पिक्चर्स देख रहे हो, पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2। पिक्चर 1 में आपको देखने के पर ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने पता नहीं क्या बनाया, बट इसको आप ध्यान से रिकॉग्नाइज करो कि यहाँ पर इसकी जो ये शेप है दैट इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट, प्रेजेंट डे अफ्रीका। दिस इज आवर इंडिया, this is Europe and Asia, and it is our North America, this is South America, and it is Antarctica, and this Australia। अब कुछ मैचिंग लग रही है। अब ये सिचुएशन जो है वो कब की बताई उन्होंने, 300 million years ago। He said that 300 million years ago all the land mass was a single piece। कि जो ये सारा लैंड मास है जो हम आज के टाइम में 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, ये 7 कॉन्टिनेंट्स ना होकर सिंगल लैंड मास थे इस तरीके से। और इस सिंगल लैंड मास को उन्होंने क्या नाम दिया, पेंजिया। इस सिंगल लैंड मास को उन्होंने क्या नाम दिया, पेंजिया। पेंजिया मींस अ बिग लैंड मास। नाउ व्हाट ही सजेस्ट कि लैंड मास हो गया, अब इस लैंड मास के बाकी जो हम कहते हैं कि 71% जो है वो वाटर है, तो इट मींस वो सारा वाटर जो है वो इसके सराउंड था, यानी द वाटर सराउंडिंग द लैंड मास दैट वाज नोन एज पैंथालासा। he gave the ocean name Panthalassa, means a big ocean, a big water body. Pangaea means a big land mass and Panthalassa means a big ocean body. Now वेगनर ने क्या कहा कि जो हमारा पहले लैंड मास था वो सिंगल लैंड मास था। He gave the name of the land mass that is Pangaea. A ocean surrounded the land mass that was known as Panthalassa. This name was also given by the Alfred Wegener, means a big ocean. Now what happened?
कि इसमें क्या हुआ कि सडनली जो है, सडनली कुछ भी नहीं होगा, बट मीन्स धीरे धीरे क्या हुआ कि 200 मिलियन ईयर्स अगो, ये सिचुएशन थी 300 मिलियन ईयर्स अगो की। नेक्स्ट आया 200 मिलियन ईयर्स अगो, क्या होना शुरू हुआ, ये जो कॉन्टिनेंट्स है, ये जो लैंड मास है वो स्प्लिट हो गया, यानी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। टू पार्ट्स में इस तरीके से ये डिवाइड हो गया, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट, कैसे भी आप समझ सकते हो। तो जो ऊपर का पार्ट है, इस लाइन से ऊपर का पार्ट जो था, उसे उसने क्या नाम दिया, देखो यहाँ पर क्या है, अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो इन तीनों कॉन्टिनेंट, जो आज के प्रेजेंट कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, इन तीनों प्रेजेंट कॉन्टिनेंट को कंबाइंड करके जो है ये सिंगल लैंड मास था, नॉर्दर्न पार्ट, जिसको उसने टोटल नेम दिया लॉरेशिया। That was known as Laurasia. Laurasia consists of North America, Europe, and Asia. The southern part of this landmass, जो दो भागों में हुआ, उसका जो साउदर्न पार्ट था, इस पार्ट में अब आप देख सकते हो क्या क्या हमें जो है ऐड है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इन सबको कंबाइन करके ये साउदर्न पार्ट था जो इससे स्प्लिट हो गया, और इस साउदर्न पार्ट को उसने क्या नेम दिया, इस साउदर्न पार्ट को उन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड। This was known as Laurasia. The upper part was known as Laurasia and the lower part was known as the Gondwana land. तो ये जो हमारा जो है सिंगल लैंड मास टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। अब इससे क्या हुआ कि जो लॉरेशिया है और गोंडवाना लैंड है, वैगनर सजेस्टेड दैट दे फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल लैंड मासेस, कि ये जो पार्ट्स हैं फिर इनमें भी अपने आप में स्प्लिट हुआ। और जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में देखा था कि जो हमारे जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई तो बिग ब्लास्ट हुआ, फिर बिग ब्लास्ट से जो है उससे जो भी हमारा मैटर निकला, एनर्जी निकला, उसमें फिर से फर्दर ब्लास्ट हुआ, जिससे हमारी गैलेक्सीज, फिर गैलेक्सीज से फिर उसमें ब्लास्टिंग हुई, फिर जो है स्टार और प्लैनेट फॉर्मेशन हुई। सेम प्रोसीजर यहाँ था कि यहाँ एक लैंड मास था जिसको पहला स्प्लिट हुआ, जिससे कि ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। टू पार्ट्स जो है ये फर्दर जो है स्प्लिट हुए और हमारे डिफरेंट लैंड मास जो है इससे बने। अब उसने ये चीज तो कह दी, हमने भी सुन ली, क्या आप इस चीज को मानोगे कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि आज हम जो सिचुएशन देखें, प्रेजेंट डे देखें, अफ्रीका और अमेरिका के बीच एक वास्ट ओशन है, अटलांटिक ओशन, ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक साइड है, अफ्रीका और जो यूरोप है वो एक साइड है, और बीच में पूरा अटलांटिक ओशन है। दे हैव वास्ट डिस्टेंस। तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा? और अगर हम इमेजिन करें तो किस बेस पर इमेजिन करें? अल्फ्रेड ने ये कह दिया तो क्या हम उसे मान ले? नहीं। तो अल्फ्रेड वैगनर ने अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए जो है वो कुछ उसने एविडेंस दिए। इस थ्योरी के लिए जो इसका फर्स्ट एविडेंस था, दैट वाज जिगसॉ फिट। स्टूडेंट्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और मेक द नोट्स। सो फर्स्ट इज कि अब अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कि उसने ये थ्योरी दी, बट किस बेसिस पे दी, क्या प्रूफ दे सकते हैं वो? ठीक है, हम हर चीज का प्रूफ मांगते हैं ना। फर्स्ट प्रूफ क्या है यहाँ पर? जिगसॉ फिट। The first proof was jigsaw fit. अब उसने जो है रिकॉग्नाइज किया, he recognized that there is a remarkable match between the either side of the Atlantic Ocean. अटलांटिक ओशन के अब आप अगर हम देखें तो एक यहाँ पर आपका ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर आपका जो है वो साउथ अमेरिका है, और इधर आपका ये सारा यूरोप है, और यहाँ पर आपका जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या देखा कि जो ऑर्टेनियस ने मैप बनाया था तो उसने देखा कि ये सारा जो है हमारा क्या है बीच में, ये सारा अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या देखा कि हम इनको इजीली एक दूसरे में फिट कर सकते हैं, जैसे आपने छोटे होते पजल्स जो है वो सॉल्व किए होंगे।
अब पजल्स जो है वो जो हमें ब्लॉक आते हैं उसमें क्या होता है कि एक पूरी पिक्चर को जो है डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा हुआ होता है, ब्रेक किया हुआ होता है डिफरेंट ब्लॉक्स में, और हम जो है उनको मैच करते हैं जिससे वो कंप्लीट पिक्चर बन जाती है। सेम यहाँ पर उसने कहा कि अगर हम देखें तो अटलांटिक ओशन के बोथ द साइड्स ऑफ द अटलांटिक ओशन हैव रिमार्केबल मैचिंग, कि जो साउथ अमेरिका का ये वाला बल्ज है जिसको हम ब्राजील कहते हैं आज के टाइम में, और यहाँ पर अफ्रीका का जो ये डिप्रेशन पार्ट है, अगर हम इस पार्ट को इस तरीके से ले जाएं तो यहाँ पर हम इस पार्ट को इजिली फिट कर सकते हैं। और इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका यूरोप में, यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी रहे हो कि यहाँ साउथ अमेरिका को अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से करें तो ये ब्राजील का जो बल्ज है, उभरा हुआ पार्ट है, वो अफ्रीका के इस घाना कोस्ट में यहाँ डिप्रेशन में इजिली फिट किया जा सकता है। एंड सिमिलर द नॉर्थ अमेरिका कैन बी एडजस्टेड इन यूरोप। सो यहाँ पर उसने क्या किया कि हम इनको कॉन्टिनेंट्स को इजिली फिट कर सकते हैं, एंड दैट वाज नोन एज जिगसॉ फिट, कि यहाँ पर रिमार्केबल मैच है, यानी एक ही चीज के जो है ये हिस्से हैं जिनको अगर हम आपस में जोड़ें तो वो इजिली एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, लाइक आवर पजल। तो ये बात तो उसकी ट्रू निकलती है ना, हम देखते हैं तो। सो द सेकेंड एविडेंस he gives about his theory is rocks of some age across, same age across the oceans। अभी हमने देखा कि हमने कहा कि अटलांटिक ओशन है, बट अटलांटिक ओशन के दोनों साइड पर हमें एक जैसी रॉक्स मिलती हैं। अब इतना वास्ट डिस्टेंस होने के बावजूद इतनी ज्यादा जो है उसमें हमें लैटिट्यूडनल वाइज वेरिएशन मिलती है। आपने लैटिट्यूड्स के बारे में 9th में भी पढ़ा कि जो हमारा लैटिट्यूड्स है 0 डिग्री इक्वेटर से 90 डिग्री है, 90 डिग्री साउथ। तो यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप और एशिया यहाँ पर है, साउथ अमेरिका जो है हमारा यहाँ पर भी आता है, ऐसे ही अफ्रीका भी यहाँ पर आता है। बट यहाँ पर जब लैटिट्यूडनल वाइज हम जाते हैं तो वहां पर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे क्योंकि हमारे फर्दर लेक्चर्स हैं इस चीज के लिए। तो यहाँ पर हम इतना समझेंगे कि लैटिट्यूड जो एक्सटेंट है वो हर चीज को जो है, हर एस्पेक्ट को इफेक्ट करता है, चाहे वो हम उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, चाहे क्लाइमेटिक कंडीशंस पर ही रॉक्स जो है वेरी करेंगी। बट अगर हम देखें तो यहाँ पर और यहाँ, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट दे कंटेन द सेम एज ऑफ रॉक्स, या जबकि ये जो है एक दूसरे से बहुत ही वास्ट डिस्टेंसेस पर है, yet they have the rocks of the same age, especially फॉर द ब्राजील कोस्ट, जो हमारा साउथ अमेरिका का प्रेजेंट ब्राजील कोस्ट है, सेम जो रॉक्स यहाँ पर मिलती हैं ब्राजील कोस्ट पर, वैसे ही रॉक्स जो हैं वो हमें वेस्टर्न अफ्रीका में मिलती हैं। ये जो है वेस्टर्न साइड है अफ्रीका का, तो यहाँ पर भी हमें जो है सेम रॉक्स मिलती हैं जैसे कि यहाँ पर मिलती हैं। जबकि आज की प्रेजेंट डे सिचुएशन देखें तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, एक पूरा अटलांटिक ओशन है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी कंक्लूड दैट both of these continents are the same piece of land once a time, कि एक टाइम ऐसा था जब ये दोनों लैंड मास जो है कभी एक ही लैंड मास के हिस्से थे या एक ही लैंड मास से कनेक्टेड थे। ये हुआ रॉक्स की हमें सेम एजेस की रॉक मिलती है, जिस एज की रॉक यहाँ है उसी एज की रॉक यहाँ पर है। The third evidence given by the Alfred Wegener is terrage. Now, what is terrage? It's are sedimentary rocks which are formed by glaciers. इनको हम, ये क्या होती है? These are the sedimentary rocks which are formed by glaciers.
यहाँ हमारा मेन मोटिव जो है वो ड्रिफ्ट थ्योरी को समझना है। यहाँ पर जो है आपके जो ग्लेशियर्स कैसे फॉर्म करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, इसके बारे में हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे। बट जस्ट अ क्विक रिव्यू कि ग्लेशियर, जैसे आपने रिवर्स का सेडिमेंटेशन फॉर्मेशन पढ़ा कि जो रिवर्स है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है, अपने लोअर एरिया में उसको डिपॉजिट करती जाती है, और धीरे धीरे जो है वो सेडिमेंट्स एक के ऊपर एक लेयर होती जाती है, और वो ऊपर के प्रेशर के कारण वो लेयर्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक लिजिड पार्ट में यानी रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। सेम फॉर्मेशन जो है ग्लेशियर्स भी करते हैं। ग्लेशियर जब फ्लो करते हैं तो वो भी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आते हैं और उन सेडिमेंट्स को ऐसे ही डिपॉजिट करते हैं, दैट आल्सो कन्वर्टेड इनटू रॉक्स, दैट्स रॉक्स आर नोन एज टेरेट व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स कहाँ मिलेंगे आपको, हाई एल्टीट्यूड पर या हाई लैटिट्यूड्स पर। दो जगह आपको ग्लेशियर्स की फॉर्मेशन मिल सकती है, कहां पर, या तो बहुत हाई लैटिट्यूड्स पर चले जाओ अबव 80 डिग्री नॉर्थ, या फिर बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर। एल्टीट्यूड क्या है, जैसे कि आपके सी लेवल से जितने आप हाइट पर जाओगे, ठीक है, तो आपका जो है टेम्परेचर डाउन, मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाता है, डाउन होता चला जाता है, और हमें हाई एल्टीट्यूड पर क्या मिलते हैं, ग्लेशियर्स मिलते हैं। तो ये चीज आपको पहले समझना है। अब क्या है, अब इसमें आप देखोगे कि जो इंडिया है, इंडिया का आप अगर साउदर्न पार्ट काउंट करो, इंडिया का ये जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है, ये आपने पढ़ा 9th में भी कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और यहाँ से इंडिया कितने से निकलता है, 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी नियर द इक्वेटर है। नियर द इक्वेटर होने के कारण जो इंडिया का सदर्न पार्ट है दैट एक्सपीरियंस वेरी हॉट क्लाइमेट। यहाँ पर आपको क्या मिलती है, हॉट क्लाइमेट मिलती है। तो यहाँ पर इस टाइम अगर आप देखो, प्रेजेंट डे देखो, तो आप क्या ग्लेशियर्स जो है वो यहाँ पर आप सोच सकते हो कि यहाँ पर ग्लेशियर्स हमें मिल सकते हैं इतने हॉट पार्ट में, नहीं ना। बट क्या है कि हमें क्या मिलता है, जो जियोलॉजिस्ट हैं वो जब उसको स्टडी करते हैं, दैट दे फाउंड दैट द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैव द टेरेट्स, यानी सदर्न पार्ट में इंडिया के क्या मिलती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं which are formed by glaciers, and similarly the other part of the Gondwana lands which are consist especially 6 land masses that are Africa, ये आपको अफ्रीका दिख रहा है, अफ्रीका सिर्फ फॉकलैंड आइलैंड है इसी के पास, फिर मेडागास्कर, यहाँ पर मेडागास्कर है अफ्रीका के आज के करंट उसमें अगर आप देखोगे, अंटार्कटिका जस्ट बिलो द मैप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सभी को अगर आप देखो तो ये बहुत ही हाई लैटिट्यूड सॉरी लो लैटिट्यूड एरिया में लाई करते हैं, जहां पर आज के टाइम को लेकर हम कुछ भी नहीं सोच सकते कि वहां पर ग्लेशियर की फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। लेकिन इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, साउथ इंडिया का अगर हम देखें, साउथ इंडिया में हमें टेरेट्स मिलते हैं। सेम टेरेट्स की फॉर्मेशन हमें अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, यानी ये सारा जो है वो किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। तो इट मींस यहाँ पर, और सभी के सभी अगर हम देखें तो इसका डिस्टेंस जो है अफ्रीका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया दे हैव ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। टाइम वाइज ये जो है आज के टाइम में वेरी करते हैं, स्टिल दे हैव सिमिलर टेरेट्स, इट जस्ट दैट they are all a part of a single landmass at a some time, कि कुछ टाइम ऐसा था कि जहां पर ये सभी एक ही लैंडमास के पार्ट थे, क्योंकि इनमें हमें सेम सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन मिलती है जो ग्लेशियर से हुई है। नेक्स्ट एविडेंस इज, फोर्थ इज प्लेसर डिपॉजिट्स, यही देख लेते हैं इसको, प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स मींस डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, कि जो हमें मिनरल्स का डिपोजिशन मिलता है। अब इसमें भी हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है।
अब आपको ये ध्यान रखना है कि साउथ अमेरिका जो है वो अटलांटिक ओशन के कौन सी साइड है, वेस्टर्न साइड। अफ्रीका जो है वो अटलांटिक ओशन के ईस्टर्न साइड है। तो इट मींस इन दोनों के बीच में क्या है, ओशन है, बट दे हैव सिमिलर प्रेशर डिपॉजिट्स। कि यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है, दैट इज कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका का ये पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है, घाना कोस्ट। ये इसका घाना कोस्ट है। अब जो साउथ अमेरिका है उसका जो बल्ज है, बाहर जो निकला हुआ पार्ट है, दैट इज ब्राजील। अब इंटरेस्टिंग कंसेप्ट क्या है कि गोल्ड कहाँ मिलेगा, गोल्ड बियरिंग वेन्स में, जो गोल्ड बियरिंग माइंस है उनमें ही गोल्ड मिलना चाहिए ना। बट वेरी स्ट्रेंज कि यहाँ पर जो अफ्रीका का ये वेस्टर्न पार्ट है, इसमें हमें क्या मिलता है, गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड रिच माइंस हैं, जहां पर गोल्ड है। हम कहते हैं कि जो अफ्रीका है दैट इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज। तो अफ्रीका के इस वेस्टर्न कोस्ट पे हमें क्या मिलती है, गोल्ड माइंस। बट गोल्ड माइंस मिलती हैं, बट गोल्ड बियरिंग वेन्स नहीं है वहां पर, ऐसी रॉक्स नहीं है जहां पर गोल्ड बियर होता है, मतलब गोल्ड मिलता है जिन वेन्स में, वो वेन्स यहां से नहीं मिलती। गोल्ड है लेकिन उसको एग्जिस्ट करने वाली वेन्स नहीं है। सेकेंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इज कि जो ब्राजील है, यहाँ ब्राजील में हमें क्या मिलता है, गोल्ड वेन्स मिलती हैं जिनमें गोल्ड होना चाहिए, बट देयर इज नो गोल्ड। समझ आया आप लोगों को कि अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसमें हमें गोल्ड मिलता है, बट गोल्ड बेयरिंग वेन्स नहीं मिलती। ब्राजील यानी साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें हमें गोल्ड बेयरिंग वेन्स मिलती हैं, बट गोल्ड नहीं मिलती। तो यहाँ से उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जब ये पार्ट सेम ऐसे थे, तब यहाँ पर ये पूरा जो है वो गोल्ड का एक एरिया था। अब क्या हुआ होगा कि जैसे ही ये स्प्लिट हुए और साउथ अमेरिका ने ऊपर की ओर इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ, तो ये पार्ट जो है वो क्या हो गया, ऐसे जो है ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। आज आप इस तरीके से तो नहीं देखते हैं साउथ अमेरिका को, आज आप इस तरीके से देखते हो साउथ अमेरिका को। तो इट मीन्स जो है ये पार्ट सीधा हो गया, ये ऊपर की ओर जब गया तो यहाँ से जो गोल्ड है वेन्स में से वो कहाँ स्प्लिट हो गया, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में। तो यहाँ से जो है ये गोल्ड क्या हो गया, इधर वेस्टर्न कोस्ट में ड्रेन हो गया। तो इसलिए आज हमें यहाँ पर वेन्स मिलती हैं और यहाँ पर क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है। That was the fourth evidence about the continental drift theory. Next is a distribution of fossils. Distribution of fossils. Fossils means plants and animals lives के जो dead remains हैं, अगर हम उनको भी देखें कि आप पहले भी क्लेम कर चुके हो कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ हैं, डिफरेंट स्पीशीज आर फाउंड इन द वर्ल्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, बट दे डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, तो वहां पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके के स्पीशीज मिलेंगे। जैसे अगर हम आज के प्रेजेंट डे की बात करें तो कैमल्स हमें और डेजर्टेड एरिया में मिलते हैं, पोलर बियर पोलर एरियाज में मिलते हैं, है ना। तो जो म्यूल है वो हमें हिली एरियाज में मिलते हैं। तो वहां का क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो डिफाइन करता है कि वहां का एनिमल या प्लांट स्पीशीज कैसा होगा। प्लांट्स में वेजिटेशन कवर भी आप लास्ट टाइम करके आए कि हमें अल्टीट्यूडनल वाइज और लैटिट्यूडनल वाइज डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। तो इट मीन्स कि हर एक चीज जो है वो लैटिट्यूडनल वाइज डिफर करती है, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन पर निर्भर करती है। तो यहाँ अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अगर किसी रीजन की डिफर है तो इट मीन्स वहां पर उनके फॉसिल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स भी डिफर होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है कि जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज, जो प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज चाहे वो लैंड पर रहते हैं या फ्रेश वाटर में रहती हैं, वो हमें अटलांटिक कोस्ट के दोनों ओर मिलता है।
दोनों ओर हमें सेम प्लांट एंड एनिमल्स के फॉसिल्स मिलते हैं, जो कि कहाँ पर रहते हैं, चाहे वो लैंड में या फ्रेश वाटर में। ऐसे ही एक जो है वो है लेमुरस। लेमुरस जो है वो इंडिया में मिलता है। लेमुरस एक जो है इंडिया में मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये मेडागास्कर